हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए आंचरी परियों का रहस्य की कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये परियों की कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, जिसका नाम है परियों का रहस्य। लखनवी अंदाज में पान थूकते चचा जैसे ही गलियारे से बाहर आए तो बर्तनों के गिरने की और चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। चचा चिल्लाए, अरे बेटा अनिल, सब खैरियत तो है ना? आखिर कब बंद होगा इनका रोज़ का लड़ना झगड़ना? अनिल अभी 5 साल का है और पड़ोसी चाचा उसे बहुत प्यार करते हैं। वैसे तो अनिल लखनऊ से है, लेकिन अनिल के पिताजी और ताऊजी के परिवार के बीच अक्सर तनातनी रहती है। दोनों परिवार एक साथ एक बड़े मकान में रहकर भी साथ नहीं रहते हैं। रोज़ रोज़ की कहासुनी से तंग आकर अब अनिल के पिता गिरधारी लाल ने फैसला किया कि वो अपना परिवार लेकर देहरादून शहर में बस जाएंगे। गिरधारी लाल की लखनऊ में किराने की दुकान थी। दुकान कुछ खास तो नहीं, पर इतनी तो चली जाती थी कि परिवार का खर्चा निकल सके। गिरधारी बचपन से ही गूंगे थे और वह लिखकर या इशारों से अपनी बात समझाया करते थे। उनके इस फैसले के बाद अब वो देहरादून में किराए के मकान में रहने लगे। रोजी रोटी का अब एक ही सहारा था, अनिल की माँ जानकी। जानकी की देहरादून में बहुत जान पहचान थी, तो उन्होंने वहाँ एक प्राइवेट कंपनी में जॉब ढूंढ ली और गिरधारी ने एक छोटी मोटी किराने की दुकान वहाँ भी खोल ली। ये बात थी सन 1980 की। उस समय आज का उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। देहरादून में अनिल ने अपनी पढ़ाई पूरी की और सन 2010 में वन विभाग में उसका चयन भी हो गया। अनिल अब 35 वर्ष का हो चुका था। सुंदर एवं गठीला, ऊंचाई लगभग 6 फीट, घुंघराले भूरे बाल, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और नीली चमकती आंखें। 25 दिसंबर सन 2010 ये वो दिन था जब अनिल की पहली पोस्टिंग टिहरी जिले में हुई, वही जगह जहां का डैम पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। अनिल ने पोस्टिंग लेटर ध्यान से देखा तो जगह थी पीपल डाली वन क्षेत्र, ग्राम चौंदना, जिला टिहरी गढ़वाल। पूरा परिवार सुबह 6 बजे उत्तराखंड परिवहन निगम की बस से टिहरी पहुंच गया और सामान ट्रक से गांव में पहुंचाया। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरी भरी वादियाँ, बादल, झरने देख अनिल अपनी पोस्टिंग से खुश था, क्योंकि वह हमेशा से पहाड़ों में रहना चाहता था। 5-6 घंटे से थका देने वाले सफ़र के बाद जैसे ही वो चौंदना गांव पहुंचा, वन विभाग के कर्मी केवल राम ने उनका स्वागत किया। उन्हें उनका मकान दिखाया और उनसे कहा, यह आपका सरकारी आवास है, आपको यहीं रहना है। मैं आपका सारा सामान निकलवा देता हूँ। कोई ज़रूरत हो तो मैं पास के ही क्वार्टर में रहता हूँ, आवाज़ लगा दीजिएगा। और ये है आपका सेवक चैतू, ये आपका ध्यान रखेगा। केवल राम ने चैतू से कहा, चैतू साहब के लिए गर्मा गर्म चाय ले आना और इनका ख्याल रखना। मैं चलता हूँ, कोई ज़रूरत हो तो बोलिएगा। ये कहकर केवल राम वहाँ से चले गए और चैतू सबके लिए चाय ले आया। अनिल को बड़ा अचरज हुआ। उसने चैतू से पूछा, क्यों भाई चैतू, तेरा नाम चैतू कैसे पड़ गया? चैत तो महीना होता है ना? चैतू बोला, साहब हमारे यहाँ जिस महीने में बच्चा जन्म लेता है उसी पर नाम रख देते हैं। सावन में हुआ तो सौणु, चैत में हुआ तो चैतू, बैसाख में हुआ तो बैसाखू, इसलिए मेरा नाम चैतू पड़ गया साहब। हम सब हंसने लग गए। तुम बड़े ही रोचक आदमी लगते हो, अनिल ने कहा। चैतू बोला, अच्छा साहब एक बात बोलूँ, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, क्या मैं आपको भैजी बड़ा भाई बोल सकता हूँ? अनिल ने उसे गले लगाया। कैसी बात करता है, हम हैं ना तेरे, तू मेरे छोटे भाई जैसा है। मेरा छोटा भाई अगर होता तो बिल्कुल तेरे जैसा होता। चैतू की आंखों में आंसू भर आए। ठीक है भैजी, रात होने को है, मैं खाना भिजवा देता हूँ, खाकर आराम कर लीजिएगा। चैतू नीचे की मंजिल में चला गया। अनिल और उसका परिवार खाना खाकर सो गए। रात के 1 ही बजे थे कि अनिल को अचानक पायल की आवाज़ सुनाई दी। छन 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 आवाज़ भीतर के कमरे से आ रही थी। वो धीरे से भीतर के कमरे में पहुंचा। जैसे ही वो भीतर पहुंचा, एक तेज़ हवा का झोंका उसके बगल से गुजर गया, मानो कोई भीतर से बाहर वाले कमरे में चला गया हो।
अनिल बहुत डर गया था। पीछे मुड़ा तो अब बालकनी से छनकार सुनाई दी, छन छन छन, और कुछ लड़कियों के हंसने की आवाज़। कौन है वहाँ? कौन है? अनिल घबरा कर बोला। इतने में बालकनी का दरवाज़ा एक झटके में अपने आप ही खुल गया। अनिल घबराया हुआ बालकनी में पहुंचा। उसने बालकनी की लाइट जलाई तो देखा वहाँ कोई नहीं था। उसने बालकनी से नीचे झाँका तो किसी ने उसे तेज़ धक्का मार दिया और वो बालकनी से नीचे लटक गया। अनिल चिल्लाया, बचाओ, कोई मुझे निकालो यहाँ से। उसके माँ और पिताजी आवाज़ सुनकर बाहर आए तो अनिल को लटका हुआ देख अवाक रह गए। गिरधारी लाल अनिल को खींचने की कोशिश करने लगे, पर उनके बाजुओं में अब वो दम ना था। वो अनिल को नहीं खींच पा रहे थे कि इतने में चैतू दौड़ा दौड़ा नीचे की मंजिल से ऊपर आया। भैजी घबराइए मत, मैं आपको खींच लूँगा। उसने ज़ोर लगाया और अनिल को बालकनी से ऊपर खींच लिया। अनिल घबराया हुआ था, चेहरा पसीना पसीना हो गया था और दिल तेज़ी से धड़क रहा था। वो हांफते हुए बोला, मुझे किसी ने धक्का दिया। मैंने पायल की आवाज़ सुनी। यहाँ है कोई, ज़रूर यहाँ कोई है। अनिल की माँ जानकी बोली, कैसी बात करता है? पायल की आवाज़ आई होती तो हमें ना सुनाई देती। तुझे ज़रूर कोई भ्रम रहा होगा। बालकनी में वैसे भी बहुत फिसलन है, फिसल गया होगा। चल अब आराम कर ले। और चैतू, यहाँ ब्लीचिंग छिड़क देना, बारिश से बुरा हाल है बालकनी का। एक अच्छी बिल्डिंग तक नहीं बनती सरकार से। पैसा लूटेंगे और कुछ नहीं। सब लोग फिर से सोने चले गए। सुबह हुई तो अनिल तैयार होकर वन विभाग के कार्यालय में ज्वाइनिंग देने पहुंचा। आज अधिकारियों ने उसे उसका काम समझाया। थका हारा अनिल घर पहुंचा तो कुछ देर आराम करने के बाद शाम को चैतू के साथ गांव की सैर पर निकल पड़ा। घूमते घूमते चैतू ने पूछा, भैजी, कल रात आपने सच में पायल की आवाज़ सुनी थी क्या? हाँ, मैंने सुनी, लेकिन क्या फ़ायदा, कोई मेरा यकीन तो करेगा नहीं। वैसे क्या इससे पहले भी इस घर में कुछ अजीब हुआ है? अनिल ने पूछा। इससे पहले तो कभी कुछ नहीं हुआ, कम से कम गांव में तो बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन गांव के बाहर मंदिर के आसपास अजीब घटनाएं हो चुकी हैं, चैतू बोला। कैसी अजीब घटनाएं और कौन सा मंदिर? अनिल ने पूछा। भैजी, आपको नहीं पता, ये तो पूरे उत्तराखंड में चर्चित है। वो सामने पहाड़ देख रहे हो? चैतू बोला। कौन सा, वो सामने वाला? अनिल ने पूछा। हाँ वही, खैट पर्वत कहते हैं उसे। उस पहाड़ की चोटियों पर 9 परियां रहती हैं। यहाँ के लोग उन्हें आछरी मातरी भी कहते हैं। उन्हें जो भी सुंदर युवक भा जाता है उसे वो मूर्छित करके हर लेती हैं। बहुत पहले गांव में एक किसान हुआ करता था, जीतू बगड़वाल। जीतू बहुत सुंदर बांसुरी बजाता था। एक दिन वो खैट पर्वत पर पशु चराने गया हुआ था और बैठकर बांसुरी बजाने लगा। उसकी बांसुरी की धुन सुनकर आछरी मंत्रमुग्ध हो गई और उसे मूर्छित कर अपने साथ ले गई। उस दिन के बाद से जीतू कभी लौट कर नहीं आया। वो परियां अच्छी है या बुरी ये कोई नहीं जानता। हम उन्हें वन देवी मानकर भराड़ी देवी के रूप में उनकी पूजा करते हैं और हर साल यहाँ 15 जून को भव्य मेला लगता है। पास में ही भराड़ी देवी का मंदिर भी है जहाँ रात के समय कोई नहीं जाता। अजीब सी आवाज़ें आती हैं वहाँ से। यहाँ जंगलों में चटक कपड़े पहनना, बाल खुले रखना, तेज़ आवाज़ में चिल्लाना, संगीत बजाना आदि मना है। इन बातों का ध्यान रखिएगा भैजी। आपकी नौकरी तो वैसे भी जंगल की है, चैतू बोला। क्या ऊल फिजूल की बातें कर रहे हो? परियां सिर्फ कहानियों में होती हैं, अनिल ने कहा। ये सच है भैजी, आप मानो या ना मानो। पिछले ही महीने यहाँ अमेरिका की यूनिवर्सिटी से कुछ लोग आए थे और इस बात की पुष्टि करके गए हैं कि यहाँ मंदिर के पास कुछ अदृश्य शक्तियाँ रहती हैं। उनके यंत्रों ने कुछ अलग तरह की ऊर्जा यहाँ महसूस की है। आप ज़्यादा सतर्क रहिएगा। अक्सर सुंदर लड़कों को उठा ले जाती हैं ये परियां। वैसे घबराने की बात नहीं है क्योंकि ये कहानियाँ बहुत पहले की हैं। हाल फिलहाल में तो काफ़ी समय से ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर सावधानी ज़रूर बरतिएगा। भूल कर भी आप मंदिर के पास और पर्वत पर मत जाइएगा। आगे अपना विश्वास। मेरा काम था आपको सचेत करना, सो मैंने किया। चलो ठीक है, जैसा भी है। वैसे भी शादी की उम्र हो चली है, कोई लड़की ना मिली तो परी ही सही। अनिल ये कहकर हंसने लगा कि अचानक उसका पैर मुड़ गया। वो ज़ोर से कराहा। क्या हुआ भैजी? चैतू ने पूछा। लगता है मेरे पाँव की नस मुड़ गई, अनिल कराहते हुए बोला। रुको मैं देखता हूँ। चैतू ने यह कहकर अनिल के पैर के तलवों को हथेली से मलना शुरू कर दिया कि अचानक अनिल के पैर का दर्द सही हो गया। क्या बात है चैतू, तूने तो एक झटके में ही सही कर दिया, मानना पड़ेगा, अनिल बोला। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अच्छा भैजी,
एक बात बताओ, वैसे तो बड़ा सुंदर टैटू बनाया है पैर पर, लेकिन तलवे पर भला कौन टैटू बनवाता है? चैतू बोला। अनिल ने आश्चर्य से अपने पाँव का तलवा देखा तो हैरान रह गया। ये निशान तो मेरे पैरों पर पहले नहीं था, ये मेरे पैरों पर कैसे आया? अनिल बोला। अनिल ने उसे मिटाने की कोशिश की तो वो निशान सुर्ख लाल हो गया। ऐसा अजीबोगरीब निशान तो मैंने भी पहले कभी नहीं देखा भैजी, चैतू बोला। खैर छोड़ो, अंधेरा बहुत हो गया है, चलो घर चलते हैं, अनिल ने कहा। दोनों घर पहुँचे तो अजीब सी मनहूसियत छाई थी घर में। चारों तरफ अंधेरा और बिल्लियों के रोने की आवाज़। दरवाज़ा खोला तो अंदर से सफ़ेद कबूतरों का एक झुंड उनके सिर के ऊपर से उड़कर पहाड़ी की तरफ निकल गया। दोनों भीतर पहुँचे तो सन्न रह गए। अनिल की माँ और पिताजी ज़मीन पर बेहोश पड़े थे। वो जैसे उनके पास पहुँचा कि तभी अनिल को अपने आसपास किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी महसूस हुई। उसे खिड़की से घूर कर कोई देख रहा था, मगर कौन देख रहा था ये अनिल नहीं समझ पाया। अनिल चिल्लाया, कौन है? कौन है वहाँ? उसे खिड़की के पीछे बालकनी से कुछ लड़कियों के हंसने की आवाज़ आने लगी, मानो वो उसके साथ कोई खेल कर खुश हो रही हो। वही आवाज़ जो उसे पिछली रात को सुनाई दी थी। इस बार अनिल पहले से ही अधिक सतर्क था। कौन है वहाँ बालकनी में? अनिल चिल्लाया। क्या हुआ भैजी, वहाँ बालकनी में कहाँ जा रहे हो? कौन है वहाँ? चैतू बोला। बालकनी में कोई तो है, मेरे पीछे पीछे आना, अनिल बोला। चैतू ने लाठी उठाई और अनिल के पीछे पीछे बालकनी में पहुंचा। अनिल बालकनी में पहुंचा तो देखा बालकनी के कोने में एक छोटी बच्ची बैठकर रो रही थी। उसने हाथों से अपने घुटने जकड़े हुए थे और चेहरे के आगे भूरे काले बाल। वो अपना सिर झुकाए बैठी थी। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? कौन हो? अनिल कांपते हुए बोला। चैतू इधर उधर नज़रें घुमाने लगा। कहाँ भैजी, किससे बात कर रहे हो? यहाँ तो कोई नहीं है। चैतू उस लड़की को नहीं देख पा रहा था। अरे सामने ही तो बैठी है, कोने पे, अनिल घबरा कर कांपते हुए बोला। जो ही अनिल ने एक कदम उसकी ओर आगे बढ़ाया, अनिल के पैर का निशान तेज़ दर्द करने लगा। इतना तेज़ दर्द कि वो खुद को संभाल नहीं पाया और लड़खड़ा कर अपनी जगह पर गिर पड़ा। उसके पैर का निशान सुर्ख लाल होकर तपने लगा। अनिल दर्द से कराह रहा था और वो लड़की कोने में बैठकर हंस रही थी। उसकी शैतानी हंसी सुनकर अनिल बहुत डर गया और दर्द से तड़पने लगा। अनिल चिल्लाया, मुझे पता है कि ये तुम कर रही हो, छोड़ दो मुझे, वरना मैं दर्द से मर जाऊंगा। चैतू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो अनिल के पैर के निशान को जलता देख आश्चर्य में था। भैजी, ये क्या हो रहा है? मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। हे भराड़ी माँ, रक्षा कर, चैतू बोला। अचानक अनिल के पैर का दर्द सही हो गया। घर के खिड़की दरवाजे तेज़ी से हिलने लगे, तेज़ हवाएं चलने लगी, बादल गरजने लगे। एकदम खौफनाक माहौल। चारों ओर बिल्ली के रोने की मनहूसियत और उस माहौल को और खौफनाक बनाती उसकी शैतानी हंसी। उस लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसके सिर के बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे, इसलिए अनिल उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, वो ज़ोर से चिल्लाई। उसकी भयानक चीख सुन अनिल सिहर उठा। चिल्लाते ही वो बच्ची से वयस्क रूप में आ गई। उसके कंधे अब चौड़े हो गए और कंधों से पंख निकल आए और देखते ही देखते वो चैतू के बगल से उड़कर पहाड़ी की तरफ चली गई। चैतू को अपने बगल से एक तेज़ हवा का झोंका महसूस हुआ और दोनों की आंखों पर एक तेज़ रोशनी चमकी। अनिल के कान में एक आवाज़ आई, भैजी क्यों रुक गए? क्या सोचने लगे? अभी तो आपको घर जाने की जल्दी थी। चलो, मुझे खाना भी बनाना है। मैं वापस यहाँ कैसे आया? मैं तो घर पर था। और तुम भी? हम दोनों तो गांव घूमकर घर पहुँच भी गए थे। हम दोनों वापस कैसे आए? ये कैसे हो सकता है? अनिल ने आश्चर्य से पूछा। चैतू को कुछ याद नहीं था। वो दोनों वापस उसी समय में चले गए थे जब वे गांव घूमकर घर को निकले थे। ये क्या कह रहे हो भैजी? हम दोनों तो कब से यही हैं। अभी तो पूरी रात भी नहीं हुई। अभी से सपने देखने लगे हो क्या? चैतू बोला। नहीं चैतू, मैं कह रहा हूँ ना कि हम दोनों घर पर थे। माँ पिताजी बेहोश पड़े थे घर पर। यहाँ से जल्दी चलो चैतू, माँ और पिताजी बेहोश हैं घर पर, वो उन्हें मार देगी। जल्दी चलो चैतू, जल्दी चलो। ये कहकर अनिल घर की तरफ तेज़ी से भागा। चैतू ने भी पीछे पीछे दौड़ लगाई। दोनों घर पहुँचे तो अनिल अवाक रह गया। माँ जी और पिताजी सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे और घर भी पहले जैसा सामान्य था। अनिल सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है?
ये सपना तो हरगिज़ नहीं था। वो बोला, माँ यहाँ कुछ हुआ था क्या? जानकी बोली, होना क्या था? तेरा और चैतू का इंतज़ार हो रहा था। और चैतू साहब, शायद आप भूल गए कि आपको खाना भी बनाना है। कहाँ चले गए थे इतनी देर? चैतू बोला, भैजी को गांव दिखाने ले गया था माँ जी। चैतू और अनिल भीतर के कमरे में गए। क्या भैजी, आप भी मुझे डरा ही दिया था। सब ठीक ही तो है। लगता है आपने कोई सपना देख लिया। आराम कर लो, कल से न जाने क्या हो गया है आपको। मैं खाना बनाने जाता हूँ, ख्याल रखना अपना, चैतू बोला। अनिल ने अपने पैरों पर देखा तो वो निशान अब भी था। अनिल को पता चल चुका था कि ये निशान उस परी ने दिए हैं जिसका वो चेहरा तक नहीं देख पाया था। वो इतना समझ चुका था कि वो जो भी है बहुत खतरनाक और शक्तिशाली है। अनिल के साथ परियों ने छल किया था और वो आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान था। सुबह हुई, अनिल अपने काम पर गया और शाम को वापस घर लौट आया। दिन भर वो यही सोचता रहा कि उसके पैर पर जो निशान था उसका मतलब क्या था, वो कैसे उसके पैर पर आया। अनिल के दिमाग में एक विचार आया। वो जल्दी से कपड़े बदलकर नीचे वाली मंजिल में पहुंचा। चैतू, क्या तुम किसी ऐसे शख्स को जानते हो जो मुझे इस निशान के बारे में बता सके? तुम्हारे जानने में कोई तांत्रिका या पुजारी है? अनिल ने चैतू से पूछा। वैसे मुझे लगता तो नहीं कि कोई घबराने वाली बात है, पर फिर भी एक माई है जो कुछ मदद कर सकती है। गांव वाले उसे पागल कहते हैं, पर मैंने सुना है कि वो जीतू बगड़वाल की एकमात्र वंशज है जो अभी तक जीवित है। जीतू के जाने के बाद जीतू के बेटे ने तांत्रिक शामोरा से तंत्र विद्या सीखी और काली माँ की सिद्धि प्राप्त कर ली। वो अपने पिता जीतू को तो वापस ना ला सका, पर उसकी आत्मा को 14 जून की रात को एक घड़े में लेकर आता था। गुस्से में आचरिया 14 जून की रात को जीतू के बदले कोई जानवर की बलि ले जाती थी गांव से, और अब ये चल रहा है अब तक। जीतू के आने की खुशी में गांव वाले 15 जून को त्यौहार मनाते हैं। एक बड़ा मेला लगता है गांव में, और 15 जून की रात को ही जीतू की आत्मा को वापस आंचरी मांत्री हर ले जाती है। 15 जून को जीतू के आने की खुशी में गांव वाले आंचरियों की धन्यवाद स्वरूप पूजा अर्चना करते हैं। कुछ गांव वाले मानते हैं कि ये भराड़ी माँ आंचरी मांत्री की कृपा है जो जीतू को एक दिन के लिए मुक्त करती हैं, जबकि कुछ मानते हैं कि जीतू के वंशजों की तंत्र विद्या से ही जीतू एक दिन के लिए घड़े में आता है। जीतू का पुत्र तो अब नहीं रहा, लेकिन उसकी आखिरी वंशज माई अभी भी जिंदा है। तंत्र विद्या और काली माँ की सिद्धि उसे विरासत में मिली है। शायद वो हमारी मदद कर दे, चैतू बोला। हमें ज़्यादा वक्त नहीं गंवाना चाहिए। उन शातिर परियों का कोई भरोसा नहीं। भगवान ना जाने कब कोई और अनहोनी हो जाए। जल्दी से मुझे उनके पास ले चलो, अनिल बोला। अनिल और चैतू उस बुढ़िया माई की कुटिया में पहुँचे। अनिल जैसे ही भीतर पहुंचा तो देखा जगह जगह कटोरों में रखा रक्त, जले हुए बालों की बदबू, मोमबत्ती की हल्की रोशनी, खिड़की पर लटका नर कंकाल और मानव खोपड़ियों की गोल श्रृंखला के बीच बैठी काले कपड़े पहने एक औरत। सिर पर सफ़ेद बिखरे बाल, लाल आंखें, हाथों पर बड़े बड़े डरावनी कंगन, माथे पर लाल बड़ा टीका और गले में मुंड माला। चैतू बोला, माई आपसे कोई मिलना चैतू की बात काटते हुए माई बोली, मुझे मालूम है, आखिर तुम आ ही गए मेरे पास। मैं 60 साल से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। क्या मेरा इंतज़ार? लेकिन क्यों? ये क्या कह रही हो? अनिल बोला, पूरे गांव में मेरे परिवार के लोगों के अलावा उन्हें किसी ने नहीं देखा। उन्हें मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख सकता, और जो देख भी सकता है वो इस दुनिया में वापस नहीं आ सकता। माई कुटिल हंसी में बोली, परियों ने तुम्हें चुना है। हाँ, तुम्हें। चैतू बोला, ये क्या कह रही हो माई? हम तो आपसे मदद लेने आए हैं। अगर जो आप कह रही हो वो सच है तो भैजी को बचा लो। आप जो मांगोगे मैं वो दूंगा, पर मेरे भैजी को बचा लो। सब कुछ दे सकते हो? माई बोली, हाँ सब कुछ, जो भी मेरे पास है। चैतू बोला, खुद की बलि दे पाओगे? माई शैतानी हंसी में बोली, ये क्या कह रही हो? चलो चैतू यहाँ से, मुझे नहीं लेनी इनसे कोई मदद। ना जाने किस पागल बुढ़िया के यहाँ ले आए। चल यहाँ से। अनिल बोला, कहाँ चल दिए? दोबारा वो मंजर नहीं देखोगे? माई बोली। अनिल बाहर जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसकी आंखों के सामने फिर वही घटनाक्रम दौड़ने लगा। वही परी और पिछली रात का सारा घटनाक्रम एक बार फिर अनिल की आंखों के सामने था। अनिल ज़मीन पर गिर पड़ा। इसे बंद करो, इसे बंद करो, भगवान के लिए इसे बंद करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बचा लो इस परी से।
अनिल घबराते हुए बोला। चैतू को अब भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चैतू ने अनिल को उठाया। भैजी सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा भैजी, चैतू बोला। क्या किया तुमने मेरे भैजी के साथ दुष्ट बुढ़िया, चैतू चिल्लाया। नीची आवाज़ में बात करो। मैंने ये शक्तियाँ मनोरंजन के लिए हासिल नहीं की है बच्चे। इसे मेरी शक्तियों पर भरोसा नहीं था, इसीलिए मैंने इसे वो सब दिखाया जो इसने पिछली रात को देखा था, माई बोली। और ये निशान कितना प्यारा है ना, मुझे इसे देखने दो। तुम किनारे हट जाओ चैतू, मुझे इसका ये निशान देखने दो, माई बोली। चैतू कुछ पीछे हट गया और माई अनिल के निशान पर हाथ फेरने लगी। बहुत दर्द देता होगा ना ये निशान, देखो मेरे हाथ पर देखो, ऐसा ही निशान है ना ये तुम्हारे तलवे पर, बिल्कुल यहाँ पर, सेम सेम। पर तुम्हारा वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, गोरी चमड़ी जो है। ये कहकर माई शैतानी हंसी हंसने लगी। अचानक दो गिद्ध बाहर से उड़कर खिड़की से भीतर आ गए और माई के दोनों कंधों पर आकर बैठ गए। माई उन्हें अपने लंबे घिनौने नाखूनों से सहलाने लगी। आ गए मेरे बच्चे, आ गए। क्या लाए हो मेरे लिए, माई ने गिद्धों से पूछा। यह कहते हुए ही दोनों ने उल्टी कर दी। दोनों ने मुंह से दो मरे हुए बदबूदार चूहे ज़मीन पर गिरा दिए। माई ने उन चूहों को पूंछ से उठाया और खा गई। स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट, माई बोली। अरे मैं कितनी लोभी हूँ, खुद ही खा गई, तुम्हें पूछा तक नहीं। रक्त पियोगे, माई ने पूछा। बहुत स्वादिष्ट होता है, लाल लाल, गाढ़ा गाढ़ा। ये वाला कटोरा देख रहे हो, वो कटोरा उठाकर बोली। ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंसानी खून कभी कभार ही मिल पाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पीती हूँ इसे, लेकिन आज मैं इसे पूरा पीऊँगी, माई बोली। उसने वो कटोरा एक हाथ में लिया और दूसरे हाथ से एक नुकीली कील जैसी चीज़ उठाई और उनमें से एक गिद्ध की आँख में घोंप दी। उसने उसकी दोनों आँखें निकाल ली। ये सब बहुत घिनौना और डरावना था। उसने वो खून से लथपथ आँखें इंसानी खून वाले कटोरों में डुबो दी। अब इसे पीने में और मज़ा आएगा। वह शैतानी हंसी में ज़ोर से हंसने लगी। गिद्ध खून से लथपथ तड़प रहा था। माई ने उसे उठाया और एक मिट्टी के घड़े में डाल दिया। घड़ा उसके तड़पने से इधर उधर डोल रहा था। देख रहे हो ये घड़ा, वो बेजान कितना तड़प रहा होगा अंदर, बेचारा। दया आ रही है ना, माई बोली। कि तभी उसने एक मानव खोपड़ी गुस्से में दीवार पर पटक दी और बोली, ऐसे ही तड़पती होगी जीतू की आत्मा घड़े में, ऐसे ही तड़पती होगी। उसने वो खून भरा कटोरा घट घट कर पूरा एक सांस में पी लिया, मानो कई वर्षों की प्यासी हो। गिद्ध की आंखें चबाते हुए उसे देखना बहुत घिनौना था। जैसे उसने वो चबाया, उसके मुंह से सफ़ेद द्रव्य की पिचकारी निकली। उसका मुंह खून और सफ़ेद द्रव्य से भरा हुआ था। छी, ये सब कितना घिनौना है। तुमने एक बेजुबान को मार डाला, तुम बहुत बुरी हो, बहुत बुरी, अनिल बोला। हाँ भैजी, सही कह रहे हैं, तुम बहुत घिनौनी हो। तुम्हें हमारी मदद करनी भी है या नहीं, चैतू बोला। माई बोली, मदद? वो तो मैं कब की कर चुकी, वरना वो परिया तो इसे कल रात ही उठा ले जाती और तुम बैठे बैठे आंसू बहा रहे होते या मारे जाते, और फिर मैं तुम्हारा रक्त पी रही होती। वैसे बहुत स्वादिष्ट होगा ना तुम्हारा रक्त। वो नुकीली कील लेकर चैतू की तरफ बढ़ी। इधर आओ, मुझे चखने दो। अनिल ने माई को धक्का देकर चैतू से दूर हटाया। दूर हो जाओ चैतू से, दुष्ट बुढ़िया, अनिल बोला। दुष्ट बुढ़िया? वो शैतानी हंसी में बोली। दुष्ट नहीं, तुम्हारे लिए मैं भगवान से कम नहीं हूँ। मेरी पूजा करो। ये निशान देख रहे हो, ये मैंने दिया है तुम्हें। ये निशान तुम्हें परियों से बचाता है। जब भी आँचरी तुम्हारे पास आने की सोचती है, ये निशान तुम्हें उनसे दूर रखता है। लेकिन कल रात मैं भी चौंक गई। उसने तुम्हारा ये निशान जलाने की कोशिश की। वो बहुत ताकतवर है, पर अफसोस कि वो ये कर ना सकी। एक परी इतनी ताकतवर है तो 9 परियां कितनी ताकतवर होंगी। इस निशान को मैं पिछले 20 सालों से बना रही थी। इसमें बहुत सारे मंत्र डाले थे मैंने, और उस परी ने एक झटके में ही ये निशान लगभग जला ही डाला था, माई बोली। माई चिमटा लेकर अनिल के पास आई। मुझे अपने पैर का निशान दिखाओ। अनिल ने बैठकर उसे वो निशान दिखाया। माई ने निशान देखा भी नहीं और एक झटके में चिमटे से अनिल के पैर का एक नाखून उखाड़ लिया। अनिल दर्द से चिल्लाया। उसे असहनीय दर्द हो रहा था। पूरा पैर खून से लथपथ हो गया था। चैतू चिल्लाया, दूर हो जाओ, ये क्या कर रही हो? चैतू ने माई को जोर से धक्का दिया और अनिल की चोट पर बांधने के लिए कपड़ा ढूंढने लगा।
अनिल दर्द से करा रहा था और माई किसी प्यासी बिल्ली की तरह उसके खून को अपनी काली जीभ से चाट रही थी। चैतू को कहीं कपड़ा नहीं मिला तो उसने अपनी शर्ट का कपड़ा फाड़कर अनिल के पैर की उंगली पर बांध दिया। माई बोली, घबराओ नहीं, ये ज़रूरी था। मुझे इसके लिए एक ताबीज़ बनाना है। ये निशान अब ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। ये कहकर माई ने अनिल के नाखून को एक लाल कपड़े में बांध दिया और उस पर मंत्र फूंकने लगी। उसने एक काले धागे में उसे लगाकर अनिल के गले में डाल दिया। ये तुम्हें बचाएगा आंचरियों से। जाओ, अब तुम मुक्त हो, जाओ, माई बोली। चैतू ने अनिल को सहारा देकर उठाया और दोनों वहाँ से चले गए। 5 महीने बीत चुके थे और अनिल के साथ अब तक तो कुछ भी विचित्र घटित नहीं हुआ था। वो अब खुश था और चैतू भी। चैतू एक दिन अनिल के साथ बैठा था। दोनों शाम को अक्सर बालकनी में बैठकर चाय पिया करते थे। अनिल चैतू को कभी भी ये महसूस नहीं होने देता था कि वो अनिल का सेवक है। दोनों भाइयों की तरह हमेशा प्रेम से रहते थे। चैतू बोला, भैजी, मुझे उस पागल बुढ़िया पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, पर उसने आपको बचा ही लिया। हाँ चैतू, मैं भी यही सोच रहा था। वो तो खुद किसी शैतान से कम नहीं है, पर उसने बचा ही लिया। दोनों मुस्कुराकर चाय पीते हुए बालकनी से गांव का नज़ारा देखने लगे। चैतू रोज़ सुबह दौड़ लगाने जाया करता था, इस उम्मीद में कि शायद फौज में चयन हो जाए। वो एक सुबह दौड़ता दौड़ता माई की कुटिया के पास से गुजरा तो उसने पूजा पाठ मंत्रोच्चार की कुछ आवाज़ें सुनी। चैतू मन ही मन सोचने लगा, इस पागल बुढ़िया को सुबह सुबह भी चैन नहीं है, न जाने क्या करती रहती है। चैतू अपनी ही धुन में फिर से दौड़ने लगा। वो घर पहुंचा और अनिल को नाश्ता देकर ऑफिस भेजा। चैतू की ये रोज़ की दिनचर्या थी। अगली सुबह भी चैतू माई की कुटिया के पास पहुंचा तो फिर वही मंत्रोच्चार की आवाज़। जब रोज़ रोज़ ही उसे सुनाई देने लगा तो चैतू ने सोचा कि क्यों न कुटिया में झांक कर देखा जाए। 14 जून 2011। चैतू ने झांक कर देखा तो माई के साथ 5 और तांत्रिक भी थे। उन सब ने एक बड़ा घेरा बनाया था जिसके अंदर वो सब बैठकर मंत्र पढ़ रहे थे। चैतू जानता था कि आज के दिन माई जीतू की आत्मा को घड़े में लेकर आती है। वो कुछ देर वहाँ रुका कि उसने देखा माई और सभी तांत्रिक एक साथ उठकर बाहर निकले और नदी की तरफ जाने लगे। चैतू भी मौका देखकर कुटिया के अंदर घुस गया। उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी, लाल रंग की पुरानी किताब। वो खुली हुई थी। शायद माई इसी किताब से कुछ पढ़ रही थी। चैतू किताब के पास आया और उसे उठाकर पढ़ने लगा। चैतू ने किताब पढ़ी तो वो स्तब्ध रह गया। उसमें लिखा था कि माई जीतू की आत्मा को हमेशा के लिए लेकर आ सकती है और उसे किसी इंसानी शरीर में डालकर जीवित भी कर सकती है। ये तभी संभव है जब परियों को जीतू के समान सुंदर कोई युवक भा जाए और परियां उसको मूर्छित कर ले जाने का प्रयास करे। यदि आचरिया उस युवक को 14 जून की रात से पूर्व हर लेती है तो जीतू की आत्मा एक ही दिन के लिए आती रहेगी, जैसे हमेशा से आती रही है, और कभी भी जीतू हमेशा के लिए वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन यदि आंचरिया उस युवक को 14 जून की रात को हरती हैं, तब जीतू की आत्मा घड़े में आती है तो एक घोर अनुष्ठान की सहायता से माई 15 जून को जीतू की आत्मा को वापस परीलोक जाने से रोक सकती है। चैतू समझ चुका था कि माई ने अनिल को परियों से अब तक क्यों बचा कर रखा था। वो अनिल को सौंपकर जीतू को वापस लाना चाहती थी। चैतू को कुछ न सूझा। वो बदहवास दौड़ा दौड़ा घर पहुंचा। उसने देखा कि अनिल घर पर नहीं था। उसने जानकी अनिल की माँ से पूछा तो उन्होंने बताया कि अनिल आज बिना नाश्ता किए ही दफ्तर चला गया। चैतू का मन नहीं माना तो वो भी अनिल के दफ्तर पहुंच गया। दफ्तर में पता किया तो उन्होंने बताया कि अनिल तो आज दफ्तर आया ही नहीं। माई ने अनिल को दफ्तर जाते हुए अपने आदमी भिजवा कर बंधक बना लिया था और हाथ पाँव और मुँह बांध कर मंदिर के पीछे, जहाँ कोई डर के मारे नहीं जाता, झाड़ी में उसका लॉकेट निकाल कर फेंक दिया। और माई ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से शाम ढलते ढलते वो निशान भी उसके पैरों से गायब कर दिए। शाम हुई तो मंदिर के आगे बड़े घड़े के आसपास लोग इकट्ठा हुए और सरपंच जी भी बलि के लिए बकरा लेकर पहुंच गए। इधर माई और अन्य तांत्रिक माई की कुटिया में अनुष्ठान पूरा करने में जुट गए। अनुष्ठान खत्म हुआ तो मंदिर के सामने रखा घड़ा जोर जोर से हिलने लगा। लोग हैरान थे कि हर बार तो बलि देने के बाद जीतू की आत्मा घड़े में आती थी, तो आज पहले कैसे? लोग आपस में बातचीत करने लगे कि शायद माँ भराड़ी देवी ने बलि लेने से इनकार कर दिया हो। सब लोग जश्न मनाने लगे। उधर मंदिर के पीछे 9 की 9 परियां अनिल पर टूट पड़ी और उसे मूर्छित कर अपने साथ परीलोक ले गई। अनिल का परिवार
अनिल के लिए बहुत चिंतित था। उन्होंने गांव का प्रत्येक दरवाज़ा खटखटाया, क्या आपने हमारे बेटे अनिल को देखा है? पर अफसोस कि हर जगह से उन्हें ना ही सुनने को मिलता। आज पूरी रात अनिल के परिवार को नींद नहीं आई। रात भर अनिल की माँ और पिताजी रोते रहे। चैतू उन्हें ढांढस बंधाता रहा, भैजी जल्दी आ जाएंगे, आप दोनों रोइए मत, मैं ढूंढ लाऊंगा भैजी को। सुबह हुई 15 जून 2011। आज गांव में जीतू के लौटने की खुशी में भव्य मेला लगा था। एक ओर गांव वाले खुशियां मना रहे थे और दूसरी ओर अनिल के परिवार की खुशियां छिन गई थी। पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैलने लगी कि अनिल गायब है। सबको यही लगने लगा कि आंचरी मांत्री अनिल को ले गई। अनिल की माँ और पिताजी ने पुलिस स्टेशन में अनिल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और वापस घर लौट आए। शाम होते ही अनिल के घर पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हर कोई अनिल के परिवार को ढांढस दे रहा था। रो रो कर जानकी और गिरधारी लाल का बुरा हाल था। आज की रात जीतू की आत्मा घड़े से वापस परीलोक जानी थी। ठीक उसी समय माई जीतू की आत्मा को तंत्र विद्या से अपनी कुटिया में रखे घड़े के भीतर ले आई। मंदिर के आगे रखे घड़े का हिलना डुलना बंद हुआ तो लोग हमेशा की तरह यही समझने लगे कि जीतू की आत्मा वापस परीलोक चली गई। पर वास्तव में जीतू की आत्मा तो अब माई की कुटिया में रखे घड़े में आ गई थी। माई का अनुष्ठान सफल हुआ। अब उसे इंतजार था तो सिर्फ एक इंसानी शरीर का। माई की नज़र चैतू के शरीर पर थी। उसकी चैतू के शरीर से प्राण निकालते ही जीतू की आत्मा को प्रवेश कराने की योजना थी। इसके लिए उसे 7 प्रकार के पशुओं का रक्त और 9 प्रकार के पंछियों के पंखों की आवश्यकता थी, जिसका प्रबंध वो पहले ही कर चुकी थी। कुछ देर में ही वो 4 चरणों का अनुष्ठान शुरू करने वाली थी, जिसके अंतिम चरण में जीतू की आत्मा चैतू के शरीर के भीतर प्रवेश कर जाती। इधर चैतू जानता था कि माई का जीतू को वापस लाने का अनुष्ठान पूरा हो गया है और वह बदले में अनिल को सौंप आई है। वह भराड़ी देवी मंदिर के मुख्य पुजारी से मिला और उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाया। पुजारी आश्चर्यचकित रह गए और बोले, मुझे माई की शक्तियों का एहसास पहले से था। उसने कई बार मुझ पर अपना काला जादू करने की कोशिश की है। मैं जानता हूँ वो बहुत खतरनाक है और मैं तो उसके आगे कुछ भी नहीं। पर हाँ, एक उपाय ज़रूर दे सकता हूँ। वह जीतू की आत्मा को किसी शरीर में प्रविष्ट कराने के लिए अनुष्ठान करेगी। हमें एक तरफ तो उसका अनुष्ठान भंग करना होगा और दूसरी तरफ जीतू की आत्मा को शरीर मिलने से पहले ही मुक्ति दिलानी होगी। लेकिन पंडित जी, इससे भैजी कैसे वापस आएंगे? चैतू ने पूछा। ये काम तुम्हें करना होगा चैतू। तुम्हें खैट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाना होगा। अनिल वहीं होगा। यदि परियों ने उसके प्राण नहीं हरे होंगे तो ये काम तुम्हें शीघ्र करना होगा। जब तुम वहाँ जाओगे, मैं सारी परियों को प्रलोभन देकर मंदिर में बुला लूँगा। हमें माई को मूर्छित कर मंदिर में लेकर आना है। इस बीच याद रहे, उसके मुंह पर से पट्टी नहीं खुलनी चाहिए, नहीं तो वह अपने शैतानी मंत्रों से पूरा काम खराब कर देगी। उसे एक काले कपड़े में बांधकर यहाँ लाना होगा और मैं परियों को विश्वास दिलाऊंगा कि काले कपड़े के भीतर सबसे सुंदर युवक है। तुम्हें जल्द से जल्द मंदिर में वापस पहुँचना होगा। परियां ज़रूर इससे बहुत नाराज़ होंगी, लेकिन पूरे गांव वालों को पूजा में शामिल होना होगा। मैंने भराड़ी माँ की इतनी पूजा की है, मैं उन्हें मना लूँगा। ठीक ऐसा ही हुआ। पुजारी ने पूरे गांव के लोगों को मंदिर के प्रांगण में एकत्रित किया और आटे चावल से एक बड़ा गोल घेरा तैयार किया। उसके बीच में उसने हवन शुरू किया। चैतू ने कुछ लोगों को माई को लेकर आने के लिए भेजा और खुद खैट पर्वत की ओर निकल पड़ा। पहली चोटी पार करते ही चैतू को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगने लगी, क्योंकि माई के अनुष्ठान का प्रथम चरण पूरा हो गया था। जैसे तैसे वो फिर भी आगे बढ़ता चला गया। इधर चैतू के भेजे हुए कुछ लोग दूसरा चरण खत्म होते ही माई की कुटिया में घुस गए और उन सब पर टूट पड़े। सभी तांत्रिकों को और माई को बंधक बना लिया। माई के मुंह पर कपड़ा बांध दिया और हाथ पैर बांधकर एक काले कपड़े में मंदिर ले आए। पुजारी तब तक गांव वालों को पूरा वृत्तांत सुना चुका था। पुजारी ने जैसे ही यज्ञ शुरू किया तो माई की कुटिया में रखा घड़ा फूट गया और जीतू की आत्मा मुक्त हो गई। जीतू की आत्मा को अब मुक्ति मिल चुकी थी। हवन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, सारी की सारी आंचरियाँ खैट पर्वत से मंदिर की चारों ओर आ गई। कोई उन्हें देख नहीं सकता था, लेकिन महसूस कर सकता था। मंदिर की घंटियाँ अपने आप जोरों से बजने लगी। एक तेज़ हवा का झोंका मंदिर की परिक्रमा करने लगा। सब लोग समझ चुके थे कि भराड़ी देवी आंचरिया आ गई हैं। उधर चैतू माई के दूसरे चरण पूर्ण होने की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और गिरते पड़ते चोटी पर पहुंच ही गया। इधर उधर देखा तो अनिल मिल ही गया।
अनिल 9 पत्थरों के बीच बेहोश पड़ा था। उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। चैतू अनिल को होश में लेकर आया। अनिल जैसे ही होश में आया, चैतू ने उसे सब कुछ बताया। चैतू अब चलने की हालत में नहीं था, तो अनिल उसे उठाकर मंदिर की ओर ले चला। यहाँ मंदिर में पुजारी ने परियों को काले कपड़े में सुंदर युवक होने का प्रलोभन दिया। यज्ञ समाप्त हुआ तो परिया माई को सुंदर युवक समझकर ले गई और इतने में ही अनिल चैतू को कंधे पर उठाए मंदिर ले आया। सारे गांव वाले खुश हो गए। पुजारी अनिल और चैतू को बिना वक्त गवाए घेरे के बीच में ले आया। परियों को पर्वत पर पहुंचकर जब पता चला कि उनके साथ छल हुआ है, तो उन्होंने माई को मार डाला और मंदिर में वापस आ गई। परियां बहुत क्रोधित थी। उन्होंने मंदिर के आसपास के पेड़ गिरा दिए। चारों ओर आंधियां चलने लगी। पुजारी ने एक बार फिर मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। परियों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो घेरे के भीतर नहीं आ पा रही थी। पुजारी परियों का गुणगान शुरू करने लगा। उसने उठकर भराड़ी माँ की आरती शुरू कर दी। सारे गांव वाले भी खड़े होकर आरती गाने लगे। पुजारी ने जैसे ही आरती के अंत में शंख बजाया तो आंधी चलना बंद हो गई। पूरा गांव हाथ जोड़कर खड़ा था। सब लोग याचना करने लगे, माँ, आपने तो हमेशा हमें सुख समृद्धि ही दी है। हमने आपको देवी माना है। अनिल को छोड़ दीजिए माँ। पूरे गांव वालों की याचना और भक्ति देख आंचरिया द्रवित हो गई और वापस खैट पर्वत लौट गई। गांव वाले जश्न मनाने लगे और जानकी और गिरधारी लाल ने अनिल और चैतू को गले लगा लिया। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ ऐसी ही नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।